अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने वफाकी बजट 2 दफ़ा पेश किया और पास भी करवा लिया। नए टैक्सेस भी लगाए गए, टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए। मौजूदा हालात में टैक्स टारगेट किस तरह पूरे होंगे, हुकूमत ने ये वाजिया नहीं किया। कौन से सोर्स होंगे। दूसरा, जो लिटिगेशन में केसेस अल्तवा का शिकार हैं, जिनमें अरबों खरबों रुपया रेवेन्यू की सूरत में रुका हुआ है, उसके लिए क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब, एडवोकेट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मामून निसार साहब, पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बजट की बात से पहले हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक नारा लगाया था, साहब हुकूमत ने, लिटिगेशन में जो केसेस हैं उनको पुट किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि रेवेन्यू को पाइपलाइन में लाया जा सके, वसूल किया जा सके। जो हम नए टैक्स लगाते हैं उनसे मौजूदा टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जा सके। उस पर क्या पेशरफत हुई और वो कितना रेवेन्यू है? यूबी साहब, पहली तो बात है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल लास्ट भी शोज़ में हमारी ये डिस्कशन होती रही कि इस टॉपिक को ज़रूर छेड़ा जाए। जी जी। तो इसके अंदर बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं, गाए बगाए मैं इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा और आपको कुछ फिगर्स भी कोट करूंगा। जो सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था इस पर, वो मैं बिल्कुल उस पर जिक्र करूंगा। मगर इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस पे गवर्नमेंट ने, पिछली साबका गवर्नमेंट्स भी कारी थी, मगर ये जो करंटली जो गवर्नमेंट गुजरी है, उसने इसके अंदर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया। ठीक है। ये पहले भी रिकमेंडेशन, एडीआर जो जी जी, उर्फे आम में एडीआर क्या था। एडीआर बेसिकली था कि अगर आपका कोई भी केस असेसिंग ऑफिसर खोलता है तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनेगी। उसमें एक चेंबर का नुमाइंदा होगा, एक कमिश्नर होंगे और एक पार्ट ऑफ दी हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन का। तो ये 3 मेंबरान बनेंगे और 45 दिन में ये लोग फैसला कर देंगे। गुड। और ये जो टैक्स कलेक्शन है, कोई एग्रीड असेसमेंट पे आके मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स अ पॉजिटिव जो है ना एंड ऑफ द टैक्स लिटिगेशन। मगर देखा ये गया कि इसके ऊपर अमल दरामद होते 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 इतना टाइम गुजर गया कि लोगों ने प्रेफर किया कि हम लिटिगेशन के अंदर चले जाएं बजाय कि एडीआर में जाने के। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा साइन है सर कि हमारी आवाम जो है उसको कोई ट्रस्ट नहीं है हमारी अथॉरिटीज़ पे। जी जी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एडीआर की करने के बजाय आपका जो ऑलरेडी स्टक केसेस थे लिटिगेशन के अंदर, जो ट्राइब्यूनल्स में, कमिश्नर अपील्स में, उसी कुछ फिगर्स जो है वो भी कोट करूँगा आपके लिए मैं। मगर वो केसेस पहले रिजॉल्व होते और एडीआर बाद में आता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता, बजाय ये कि आपने पहले एडीआर लॉन्च कर दिया। लोगों का ट्रस्ट पहले ही एफबीआर पे नहीं था, या पीआरए या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन पे वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो सका, लिटिगेशन वहीं पे वहीं रही जी। तो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए। इसके अंदर कोर्ट्स जो हैं वो गाहे बगाहे इसमें लेती रही हैं। 2020 में इसमें मेजर एक जो है ना वो एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर जो ये ऑफिशियल फिगर्स एफबीआर की कोट की गई थी कि इस वक्त 1800 अरब रुपया, 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, 1800 अरब रुपया कोर्ट्स की लिटिगेशन में फंसा हुआ है। जी जी। और ये वो टैक्स रेवेन्यू है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया हुआ है और उसके बाद उसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है। अपील फाइल होके फिर वो कमिश्नर अपील के पास है, कभी ट्राइब्यूनल के पास है, कभी रिमांड बैक हो रही है। तो ये लिटिगेशन में स्टक है। ठीक है। या ये हाई कोर्ट में कोई रेफरेंस बन के फाइल हुआ हुआ या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर जो है तबकात हैं इस लिटिगेशन में। मगर मोटी मोटी जो फिगर दी गई, ये ऑफिशियल जराए से फिगर दी गई और डिफरेंट न्यूज़पेपर एजेंसीज ने इसको शाया किया। ये 1800 अरब रुपया था, यानी कि 2020 में। 2020 की मैं आपको फिगर की बात कर रहा हूँ। 2020 में 76,000 के करीब है, तो फिर वो 70,000 से ऊपर केस भी पेंडिंग। उसके अंदर जो केसेस की सर जो लिस्ट हमें दी जाती है, वो कहते हैं कि जी अराउंड 36,000 केसेस थे जो कि 2018 में थे। अच्छा, 36,000 के 2018 में। और 2020 में ये 76,000 प्लस केसेस बन जाते हैं। तो आप ये देखिए कि लिटिगेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि फिगर डबल से क्रॉस करती जा रही है। अब मैं 2022 की अगर आपको फिगर्स बताऊं तो 2022 में यही रेवेन्यू जो 1800 अरब है, ये 3,500 अरब पे चला जाता है।
3,500 अरब पे। ये करंटली मैं आपको बता रहा हूँ 2022 के अंदर। ये भी फिगर्स ऑफिशियल जराए से एफबीआर दे रही है कि 3,500 अरब रुपया एज टैक्स रेवेन्यू लिटिगेशन में स्टक है। ये हमारे लिए हजम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीजें बजट का आधा हिस्सा सर वो अदालतों में इल्तवा का शिकार है। वो गलत फैसले असेसमेंट के या सही हैं, इनका तो फैसले के बाद पता चलता है ना, वो पता चलता है। लिहाजा इसकी रोशनी में जब रिकमेंडेशंस दी गई तो आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई मेंबर्स की। जी जी। पहले 3 डीबीज चल रही थी लाहौर के अंदर, 3 या 4 मैक्सिमम डीबीज थी। 9 डीबीज पे इस वक्त आपका कर रहा है, और सिंगल बेंचेस जुडिशियल मेंबर 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए, इसीलिए किए गए ताकि जो केसेस पेंडिंग हैं उनको सर ये देखें 2 साल के बाद मुकम्मल की जाए। 2 साल के बाद ये सर्वेज होते हैं जी जी, और ऑफिशियल फिगर्स कंपाइल की जाती हैं। किसी को ख्याल आता है कि हम ये करें, तो फिगर्स की जंप देखें आप, 1800 अरब से हम 3,500 अरब पे आ गए हैं। लेकिन वो तो हुकूमत ने इस पे काम तो शुरू किया था। अब इस बजट में कुछ इस तरह की कुछ चीज़ नजर आई है जिस पे हुकूमत ने इशारा दिया हो इस तरह? सर इसमें इस बजट में तो खैर मैं वेरी फ्रैंकली, ये बजट तो बड़ा डेस्परेट बजट है जो ये नजर आ रहा है। सुपर टैक्स लगाने का कोई मकसद नहीं था, वो सिर्फ एक डेस्परेट अटेम्प्ट। नए टैक्स पेयर की तलाश के लिए आज तक किसी ने हिकमत अमली को वाज़ा किया, को रास्ता ढूंढा, इस वजह से लोग टैक्स नेट में आएंगे। दूसरा, जिस तरह आप वो बता रहे थे कि कोर्ट्स में 3,500 अरब रुपया रुका हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों केस लिटिगेशन में जाते हैं? मैं यूँ साहब पहले तो राना साहब की बातें को सुन रहा था, डॉक्टर साहबा की, मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। एक इन्वॉल्वमेंट इन्होंने कहा कि जी लोकल जो स्टेक होल्डर है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है नॉर्मली, जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन या रिकमेंडेशन होती है तो वो नहीं सुनी जाती। इसका जिम्मेवार कौन है, क्यों नहीं की जाती? अब आप देखें कि हमारा जो ट्रेडर एसोसिएशंस के अंदर जब मिनिस्टर्स जाते हैं, मैं कई दफ़ा ये आपके भी शोज़ पे ये कहा है, हम लोग सर बड़े मुनाफिक हो चुके हैं माज़रत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माइंड माई फ्रेंड्स। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ सर कि देखिए हमें आदत है, मैं बाहर से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे आदत नहीं है फिर ढकी छुपी बात करने की। कोर्ट्स में भी इसी तरह ही प्रेजेंट होता हूँ, शायद इस वजह से बहुत जल्दी बहुत ऊपर नहीं जाऊँगा, आराम आराम से ही लगेगा टाइम। हम लोग सर जब अपने चेम्बर्स में बुलाते हैं ना मिनिस्टर्स को, तो हमें बुला के उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। हम उनको चाय पिलाते हैं, हम उनको बिस्किट खिलाते हैं, वाई सर? वो तो देखो नहीं सर, मुझे मैं नहीं मफाद नहीं सर, मैं एक बार मेरी बात सुने, हमें मफाद तो वो बात की बात है, वो तो जब हम उनको सवाल नहीं सर, मेरा सर सवाल ये है कि देखें आज जब हम सवाल करते हैं एज लॉयर्स, हम जब सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि भाईजान हमें बताओ ये क्यों हुआ है, कहते हैं ये आप बदतमीजी कर रहे हैं। ट्रेडर्स बिल्कुल सही बात करें राणा साहब, ट्रेडर्स का राइट है, दे आर स्टेक होल्डर्स, दे आर टैक्स पेयर्स। क्यों नहीं उनको पूछा जाता, क्यों नहीं बात करते? अब आ जाए टैक्स कलेक्शन पे सर, मैं ये बड़ी पुरानी और कई दफ़ा आपके शो पे भी मिसाल दे चुका हूँ, हमने ये सारा सिस्टम अपना सिविल प्रोसीजर कोड हमने गोरे से लिया है, सारा कानून हम गोरे से ले रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट से सीख नहीं रहे। 1970s में इसका जो आरएस सिस्टम है वो भी अभी वो सर आरएस सिस्टम में चल रहा है, वो ही सिस्टम चल रहा है। आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2001 में बनता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इस मुल्क में आता है, मुशर्रफ साहब ने लाए थे। 2001 में ये सिस्टम आया था, उस वक्त था सीबीआर, उससे पहले जी जी, उसके बाद 1979 का ऑर्डिनेंस चल रहा था, उससे पहले 2001 में ऑर्डिनेंस आता है। आज आप देख लें उसी को ही आप फॉलो कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जा जाके उसके सेक्शंस को आप अमेंड करवा रहे हैं, उसी को सीधा कर रहे हैं। सर मोहम्मद साहब देखें, उसी की मैं कर रहा है रू, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसकी रू है, जो उसकी रू है उसमें कहा गया हुकूमत का पार्टनर टैक्स पेयर है। अगर वो दोनों पार्टनर हैं तो फिर दोनों को एतमाद एक दूसरे पे करना चाहिए। वो टैक्स पेयर तो करता है वो, लेकिन हुकूमत नहीं करती। जहां खला है एतमाद का फुकदान है, मसाइल तो वहां से पैदा होते हैं। सर देखें मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता अब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से लोग बैठे हैं, शब्बर जैदी साहब आए थे, आई डोंट नो इनके क्या व्यूज़ हैं शब्बर जैदी साहब के पास। शब्बर जैदी ने आते साथ ही आपको याद था 138 140 सेक्शन के ऊपर उसने स्टॉप लगा दिया, जी जी, छापे बंद करवा दिए थे, बैंक अटैचमेंट बंद करवा दी थी। उसके साथ क्या किया ब्यूरोक्रेसी ने? तो उसको वापस जाना पड़ा, माफी मांग के जाना पड़ा, कहना पड़ा कि मुझे दिल का मरीज हो गया हूं मैं। जी जी, ठीक हो गया सर। तो बात ये है कि ये
अब हम यहाँ पे बैठ के ट्रेडर्स और वकला हम बैठ के कहते ये हैं, सियासत सर की मेरी तरफ- एक जी, मिनट, जी, मैं जी। सिर्फ छोटी सी बात, हम ट्रेडर सारी बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी, जी जी उसको कोई टच नहीं करता। जी जी मेरा असल सवाल आपकी तरफ ये था, ये असेसमेंट की तरफ, केस लिटिगेशन की तरफ क्यों जाते हैं? मार्गरेट थैचर ने जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, ब्रिटेन के अंदर टैक्स कलेक्शन के अंदर काउंसिल टैक्स लगाया था। जी जी ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली दफ़ा काउंसिल टैक्स इम्पोज हुआ कि आपने अपने इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने काउंसिल, आज भी वो काउंसिल टैक्स आपके रेंट का 20% होता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आप काउंसिल टैक्स में देते हैं। मार्गरेट थैचर ने आके ये टैक्स इम्पोज किया था, इससे पहले ब्रिटेन के अंदर ये टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था। हम टैक्सेशन हिस्ट्री में ब्रिटेन में ये पढ़ते हैं। जब ये टैक्स कलेक्ट हुआ, पूरा लंदन हिस्ट्री के अंदर 21 दिन लंदन बंद रहा, ठीक है। मगर उस प्राइम मिनिस्टर ने, उस औरत ने, मार्गरेट थैचर ने इस लॉ को वापस नहीं लिया। उसने कहा टैक्स लिया भी जाएगा, कलेक्ट भी होगा। मैं आम तौर पे मिसाल देता हूँ, ठीक है हम उस तरह के ईमानदार नहीं हो सकते, हमारे बॉर्डर पार मिसाल बैठी हुई है, वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया। जो राणा साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि जी हमारी पॉलिसी जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जी जी वहाँ पर एक इलेक्टोरल सिस्टम चल रहा है, चाहे करप्ट लोग हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, सर आज वो बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी कंट्री से बेहतर हैं। उनको मैशत को ज़्यादा कर दिया है, सर सियासत को ज़्यादा कर दिया है। उनका जुडिशल सिस्टम भी इससे बेहतर है। हमारा बहाल यहाँ ये वही है। एग्जैक्टली जी, जी। और उसके बाद डिसरप्शन जो है वो इस हद तक हो रही है। जी जी यहाँ पे कोर्ट्स में डिसरप्शन है, ब्यूरोक्रेसी करती है या करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सेक्रेड काउज हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे भी तो बहुत है, और सर, बड़े लोग हैं। देखो बहुत सर, अच्छे भी बड़े लोग हैं होंगे, जिस वजह मैं से बड़े सिस्टम लोग सारे। होंगे। जी जी मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू बी आंसरेबल, उनको आंसरेबल होना चाहिए। अभी राणा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर कोट की कि जिस तरह 18% ट्रेडर फाइलर है। जी जी आप मुझे बताएं कि इस 18 को अगर मैं 28 कर दूं जी जी तो आपकी फिगर किधर से किधर जाती कलेक्शन की। सिर्फ पीओएस इंटीग्रेशन जो अभी रिसेंटली हुई है, आपने देखा कि उसके अंदर रेवेन्यू किस हद तक बढ़ गया। ये सिर्फ पीओएस इंटीग्रेशन ऑन रिटेलर है, सिर्फ रिटेलर को आप सेक्टर में लेके आए हैं। जी जी अभी तो बहुत से सेक्टर हो सर गए। सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही आपके बहुत से मसले धो देगा। ठीक है। लिटिगेशन का आप हल पूछ रहे हैं, उसमें असेसिंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल कर दें। हर ब्यूरोक्रेट को कहें कि जिसने ये असेसमेंट की है उसने खुद पेश होकर फेस करना है कोर्ट। अगर इसका फैसला गलत साबित अगर गलत साबित होता है तो मैं पेनलाइज किया जाएगा। मैं देखता हूं कि असेसमेंट किस तरह करते हैं अगले, वो रोक देंगे असेसमेंट। सर असेसमेंट रोक देंगे, अच्छा, करेंगे नहीं। कोर्ट में डिस्पोजल करने के लिए आसान तरीका क्या है उसके लिए, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं कोई बोल सकता दांतों के सामने। रिसेंटली ये 2022 जैसे स्टार्ट हुआ है तो बहुत पॉजिटिव कुछ फैसले आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे के साथ ही मेन केस फिक्स करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है। तो उससे बहुत डिस्पोजल हुई है। अभी वो फिगर्स कंपाइल होना, शायद दिसंबर के एंड तक वो फिगर्स कंपाइल हो। मेरा ख्याल है जो हम देख रहे हैं डीबीज बढ़ गई हैं, 9 डीबीज हैं। आप भी माशाल्लाह ट्राइब्यूनल जाते हैं, मेंबर से आप मिलते हैं, तो डिस्पोजल बहुत हद तक बढ़ गया है। अब आप देखें जो डीबीज थी पिछले 35, 40 भी डेली केस अगर उधर फिक्स होता है, तो अब 9 डीबीज हैं। जी जी सिंगल बेंच अलग से चल रहे हैं, 5, 10 केस उधर भी लगे होते हैं, तो डिस्पोजल बढ़ रहा है। बट जो मैं फिगर्स आपको बता रहा हूं जिस हिसाब से, वो तो मेरा ख्याल है अभी 2-3 साल और चाहिए कि इसी हिसाब से पढ़े, और डबल बेंचेस चाहिए। ज़ाहिर बात है जब वो किसी टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला आता है, असेसमेंट करता है, वो 10 लाख उसकी खुद की आमदनी होती है, उस पर 1 करोड़ टैक्स लगा होता है, तो फिर वो लिटिगेशन में जाएगा ना, उसका दूसरा हल तो नहीं है। उसने जाना है, और वो पेमेंट का भी कोई जरिया नहीं होता। अच्छा मोहम्मद साहब, हल क्या है इसका? टैक्स निज़ाम को दुरुस्त करने का, छोटी सी रिफॉर्म्स जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मौजूदा टैक्स पेयर के लिए जो बेहतर हो। लिटिगेशन को कम करने का बड़ा बेसिक हल है। हमारे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 124 है, जी जी, उसको जो है ये शबर जैदी साहब भी इन्होंने मिसाल दी थी, तो मैं उनकी मिसाल माजरत के साथ ही बार बार देता हूँ क्योंकि ही वॉज अ प्रैक्टिशनर गए थे तो उनको पता था चीज़। 124 के अंदर सर हमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। जो केस रिमांड बैक होता है किसी कोर्ट से, उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर के ऊपर तलवार लटकी होनी चाहिए कि पहले उसने उस केस को हल करना है, नया किसी बंदे को नोटिस नहीं डालना। सही है। सो फालतू में जो विद होल्डिंग टैक्स के नोटिस है, ट्रेडर उससे परेशान है,
और मुफ्त में जो है वो वहाँ पे एक्सपेंसेस और रिश्वतों के जो है दर खुलते हैं। एफबीआर को टारगेट बेस नहीं होना चाहिए, टारगेट उसको बेस नहीं हो टैक्स सकता बेस सर। होना ये चाहिए। प्रैक्टिस जब से शुरू हुई है टारगेट बेस की, ये बैंक बन चुका हुआ है, माइक्रो फाइनेंस बैंक बन चुका हुआ है कि जी आपको ये 5 अरब का टारगेट देते, इधर से इतना निकाल लें, ये कॉटन वालों, ये टेक्सटाइल वालों से इतना निकाल लें, शॉपकीपर से इतना कर लें। तो वो बाकायदा सेक्टोरल उन्होंने बेसिस बनाई हुई है। मामून साहब, उनका जितना एफबीआर के अफसरान जो दोस्त हैं हमारे, जानते भी हैं बहुत सौ को, वो अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 6 घंटे उसकी मीटिंग में जाते हैं। कभी कोई अफसर बुला रहा होता है, कभी कोई अफसर बुला रहा होता है, आपने ये करना है। बिल्कुल काम करने के लिए तो उनके पास 1 घंटा या आधा घंटा होता है, बाकी वो क्या करेंगे उसमें। सर बिल्कुल ठीक करें, 8 घंटे काम कर लें सिर्फ, बस 12 बजे आते हैं सर, वो नहीं आते टाइम पे। 4 घंटे ये तो यहाँ पे मेरे साथ आप उनको बिठा दें ऑफिस में, मैं उनको कहता हूँ जी मैं 7:30 बजे ऑफिस आता हूँ सुबह। अगर एज ए प्रैक्टिशनर मैं 7 बजे 7:30 बजे अपना ऑफिस करता हूँ, 8 अगर बजे कोर्ट अपने पेश हो सकता हूँ। क्लाइंट्स का ख्याल रखते हुए, जिनके आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आप 7:30 बजे पहुंचते हैं, जो एक मुल्क की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसको भी अपने टाइम पे आना 11 बजे चाहिए। से पहले नहीं आता सर ऑफिसर। हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर मुल्क में तब्दीली लानी है, बेहतरी लानी है, तो हुकूमत को आज भी अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाना होगा। ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों और स्टेक होल्डर की मंशा के मुताबिक हों। ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसके हैं, ये हमारा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।